Hello everyone and welcome back to Anybody Can Learn GK। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर आईटी जो पंजाब पटवारी जिलादार के एग्जाम में आने वाला है उसका पार्ट फोर्थ। इससे पहले 3 पार्ट भी आ चुके हैं, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके थे 1 साल पहले, जो कि आपको इस एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। तो आप यहाँ पर एक आई बटन आएगा, वहाँ पर जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। और अगर आप मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस हैशटैग को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ स्टडी विद सुनील जिंदल। सबसे पहला क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है कि जो 1 MB होता है वो किसके इक्वल होता है। बेसिकली जो स्टोरेज यूनिट्स हैं कंप्यूटर के अंदर जो यूज़ होती हैं, वैसे तो देखने में काफ़ी ईजी हैं लेकिन कई बार कन्फ्यूजिंग रहती हैं, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम देखेंगे एक एक डिटेल में इसके बारे में। तो क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि MB के बारे में, लेकिन उससे पहले हम चार्ट देख लेते हैं जिसको कि काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए पहली बार होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ना इसके अंदर क्या होता है जी, स्टार्टिंग से बिट होता है। बेसिकली वो 1 हो या 0 हो, क्योंकि कंप्यूटर जो है इसी बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। नेक्स्ट बात करेंगे निब्बल। निब्बल के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि 1 निब्बल कंसिस्ट ऑफ, तो वहाँ पर आंसर आएगा 4 बिट्स। हालांकि इसको बिट्स को BITS, ये बाकी ITS स्मॉल में रहता है, इसमें कैपिटल में लिखा है, लेकिन मतलब वही है। और अगर मैं 8 बिट्स कर दूं तो ये एक बाइट बन जाएगा, क्योंकि स्पेलिंग में फ़र्क है, ध्यान रखिएगा। इसमें और इसमें दिन रात का फ़र्क है, क्योंकि 8 बिट बन के जो है एक बाइट बनता है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि 2 निब्बल मिलकर एक बाइट बनाते हैं। 2 निब्बल का मतलब क्या है कि एक निब्बल में 4 बिट होते हैं जी, तो इस हिसाब से 4 दूनी 8, तो 8 बिट से एक बाइट बन जाएगा। उसके बाद जो है ये वाला सीरीज चल पड़ेगी 1024, याद रखना है। कन्फ्यूजिंग पता कहाँ होगी, ये 1048 लिखा हुआ है, तो यहाँ जो है थोड़ा कन्फ्यूजन होने के चांसेस हैं, लेकिन आपको 1024 याद रखना है। यानी कि 1024 बाइट मिलके 1 किलो बाइट बनाएंगे और 1024 किलो बाइट मिलके 1 मेगाबाइट बनाएंगे, इसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में MB बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C 1024 KB। यानी कि KB से मिलकर जो है MB बनेगा, फिर उसी तरह से 1024 MB से मिलकर GB बनेगा, गीगाबाइट। जैसे आजकल हम लोग मोबाइल देखते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि 464 है जी, तो ये GB की बात कर रहे होते हैं। कोई बोलता है 8 128 है, 256 है, तो वो सारी GB के अंदर ही हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला देख लें, GB के बाद TB आएगा, TB के बाद PB आएगा, पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद हेक्साबाइट आएगा, फिर जेटाबाइट आएगा, जीटाबाइट। यहाँ पे एक वर्ड है ट्रिलियन। बेसिकली 3 टर्म होते हैं, जैसे एक मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, ट्रिलियन हो गया। क्या आप लोग जानते हैं कि बेसिकली इनका मतलब क्या है? आंसर तो ऑप्शन C है। जो 1 मिलियन होता है ना जी, उसके अंदर 10 जो हैं, जो 0 होती हैं वो 6 होती हैं, जिसको कि हम 10 लाख बोलते हैं। यानी कि 1 मिलियन, जैसे हम यूट्यूब पे कई बार देखते हैं ना, किसी वीडियो के 1 मिलियन व्यू हो गए हैं, दैट मीन्स उसके 10 लाख व्यूज़ हो गए हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग बिलियन की। बिलियन के अंदर 9 जीरो आती हैं, दैट मीन्स अरब। अरब का मतलब क्या है जी, 100 करोड़ को जो है हम क्या बोलेंगे, एक बिलियन बोलेंगे। उसके बाद है ट्रिलियन। ट्रिलियन तो जी 10 खरब को जो है हम ट्रिलियन बोलेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि ये बेसिकली जो है इंडियंस के अंदर मतलब जो हमारी करेंसी है उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, हम लोग करोड़ों में ही जो है डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ नॉट ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली पहले हम ये जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी टाइप कौन सी नहीं है इन चारों में से। टाइप्स कौन सी है वो भी देखेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक प्रोग्राम है जो कि एक इंटरमीडिएटरी जो है एक्ट करता है किस किस के बीच में, कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में और उसके यूज़र के बीच में। मान लीजिए मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर मान लीजिए कोई डेटा है, मान लो कोई वीडियो ही है, मैं वीडियो देख रहा हूँ, लेकिन क्या मैं वीडियो ऐसे देख सकता हूँ? जी नहीं, मुझे उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होगी। यानी कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम डाले हम कुछ चीज़ चला ही नहीं सकते कंप्यूटर के अंदर, हम कोई उसका हार्डवेयर असेस नहीं कर सकते। और अगर इसको इजी लैंग्वेज में समझाऊँ, जैसे अगर आप लोगों के पास लैपटॉप है तो आपने कई बार सुना होगा कि मेरे को इसकी विंडो करानी है जी। वो विंडो नहीं करा रहे आप, विंडो तो करा रहे हो, लेकिन बेसिकली आप कर क्या रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम डलवा रहे हो उसके अंदर। कोई विंडो 10 डलवा रहा है, कोई कुछ डलवा रहा है, बेसिकली आप ऑपरेटिंग सिस्टम ही डलवा रहे हो। अगर विंडो ही नहीं होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा, तो हम उसको जो है असेस नहीं कर सकते, जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर के थ्रू जो भी हम चीज़ें असेस करना चाहते हैं। आई हो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्लियर होगा। अब देख लेते हैं इसकी टाइप। जैसे होता है जी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन में है? जी हाँ, ये रहा। दैट मीन्स हमारा आंसर ये नहीं होगा। फिर कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये रहा सेकंड है जी, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ना नोट पूछा था। बात कर रहा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है जी, ये भी बिल्कुल है। उसके बाद है नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी है।
नेक्स्ट तो पूछा गया है कि नोट ए टाइप, तो नोट ए टाइप कौन सा है जी? रियल वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पे रियल वैल्यू लिखा हुआ है। अगर रियल टाइम होता तो आंसर कुछ और होता, लेकिन रियल वैल्यू इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो वी विल मार्क ऑप्शन नंबर ए एज करेक्ट। नेक्स्ट बात कर रहा है विच इज़ नॉट ए नेटवर्क डिवाइस। जैसे हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, बेसिकली हम किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू करते हैं, तो इनमें से कुछ डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क डिवाइस नहीं हैं और बाकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हब के बारे में। बेसिकली हब क्या है? एक डिवाइस है जो कनेक्ट करता है मल्टीपल डिवाइस को एक नेटवर्क के साथ। ये इमेज है, ये बेसिकली एक लैन वायर के थ्रू हमने क्या है, एक पीसी से, मान लीजिए हम इसको सर्वर बोल सकते हैं एक तरह से, तो ये हब है। हब के थ्रू जो है हम इतने सारे पीसी से कनेक्ट हैं। अब हमें दिक्कत ये क्या है, पहले तुम इसकी वो समझ लेते हैं कि यूज़फुल क्या है। अब ये बंच ऑफ कंप्यूटर से जो है टुगेदर एक तरह से नेटवर्क कनेक्ट है। मान लीजिए हमें कोई भी डेटा शेयर करना है, तो हम सर्वर के थ्रू हब में डेटा शेयर कर देंगे, वो सभी कंप्यूटर के ऊपर उसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेरे को पर्टिकुलर इसी पीसी के ऊपर कोई डेटा भेजना है, तो क्या मैं हब के थ्रू भेज सकता हूं? जी नहीं। भेज तो सकता हूं, लेकिन इसके पास तो जाएगा साथ में, इसके 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 सबके पास जाएगा ये, तो एक तरह से अननेसेसरी ट्रैफिक क्रिएट होगा। तो उस सिनेरियो में मैं क्या करूँगा, मान लीजिए अगर मेरे को पर्टिकुलर इस कंप्यूटर के ऊपर कोई डेटा भेजना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्विच का यूज़ करूँगा। आइए नेक्स्ट इमेज में देखते हैं। ये देखिए, राउटर से राउटिंग हुई और जो ट्रैफिक नेटवर्क था वो स्विच के थ्रू, मान लीजिए अगर हम अपने को कंप्यूटर ए में भेजना है तो हम उसको ए में भेजेंगे, बी में भेजना है तो बी में भेज सकते हैं, यानी कि डिफरेंट रहेगा ये हब से। तो आई होप बेसिकली ये दोनों नेटवर्क डिवाइस तो हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद राउटर भी क्या है, राउटर आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, एक तरह से नेटवर्क डिवाइस है जो कि इसको राउटिंग का काम कराने में हेल्प करता है एक राउटर। तो ये तीनों तो डिवाइस होगी। जो स्टार है बेसिकली ये क्या है? बेसिकली स्टार जो है एक नेटवर्क टोपोलॉजी है, यानी कि नेटवर्क हमारा किस तरह से काम करता है। जैसे टोपोलॉजी कैसी कैसी होती हैं, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, डिफरेंट हैं। ये भी हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि ये काम कैसे करती हैं। लेकिन फिलहाल हम इस बात पे आ रहे हैं इस डिस्कशन के बाद कि इसका आंसर क्या है, स्टार है। स्टार क्या है? बेसिकली एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है, ये एक टोपोलॉजी है नेटवर्क की। डिवाइस बेसिकली क्या है, फिजिकल डिवाइसेस हैं, बाकी अलग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करेगा, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और इस दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फटाफट जाके मेरे को फॉलो कीजिए। कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरी वीडियो से सच में फ़ायदा हो रहा है तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नेक्स्ट बात कर रहा है एवरी वेब पेज हैज़ ए यूनिक एड्रेस कोड। क्वेश्चन कह रहा है बेसिकली जब भी हम कोई वेब पेज पे जाते हैं तो एक यूनिक एड्रेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मान लीजिए आपने क्या खोल रखा है जी, www.google.com। तो बेसिकली ये जो वेब एड्रेस है ना, इसी को हम यूआरएल बोलते हैं। आपने किसी भी एक पर्टिकुलर जब वेबसाइट खोलते होंगे आप देखते होंगे इसके अंदर कुछ ऐसे लिखा होता है HTTPS, यहाँ पे एस भी आएगा क्योंकि एस का मतलब सिक्योर होता है बेसिकली। अगर ना भी आए तो भी मतलब कि साइट जो है SS तो होगी, लेकिन एस का मतलब क्या है कि ये हमें सिक्योर दिखाती है। सिक्योर का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो है फिशिंग वगैरह के चांसेस जो है मिनिमाइज हो जाते हैं, यानी कि फ्रॉड नहीं होगा आपसे। तो बेसिकली अगर मैं सब चीज़ों को डिस्कस करूँ, पहली बात तो इसका आंसर क्या होगा, URL होगा, जिसको कि हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। बेसिकली क्या करेगा, हम इसको क्या बोलेंगे, वेब एड्रेस बोलेंगे, क्योंकि जिस भी वेबसाइट का हम एड्रेस डालेंगे वहाँ से हम डेटा जो है एक्सेस कर सकते हैं, वो हमें डेटा रिट्रीव करके देगा। अब बेसिकली है क्या, HTTP जो है एक प्रोटोकॉल है जिसको कि हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं। इनके जो भी इंटरनेट पेज के बारे में हम इन्फो डालेंगे, HTTP जो क्या करेगा उसको, उनके पेजेस को जो है आपके PC तक ट्रांसफ़र करके देगा। उसके बाद WWW जिसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद क्या करेंगे, हम जो हमारी वेबसाइट है उसका नाम लिखेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे भाई .com यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये क्या है, जो हम वेबसाइट है वो हमारा जो है डोमेन नेम ही होता है। गूगल तो मैंने इसकी बड़ी ही सिंपल एग्जांपल ली है, जैसे आजकल आप लोग फेसबुक भी चलाते हैं तो www.facebook.com। कई बार तो क्या करते हैं, आप देख रहे होंगे कि आपको कई बार तो ये लिखने की जरूरत पड़ती भी नहीं है, आप सिर्फ google.com लिख के एंटर मार देते हो किसी भी ब्राउज़र के ऊपर, तो ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है साथ में यूज़ हो ही जाता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको चीज़ों की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब जो है ये .com,
चलिए डॉट कॉम के बारे में बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद इसी के ऊपर ही है, फिर दिक्कत आएगी बाद में। जैसे ये रहा, अगला क्वेश्चन यही बोल रहा है कि मान लीजिए कोई ईमेल एड्रेस है, लिखा हुआ है xyz@yahoo.com। तो जो डॉट कॉम है, इसके अंदर डॉट कॉम का मतलब क्या है? कई बार आपने देखा होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई वेबसाइट है तो उसके पीछे डॉट कॉम लिखा होगा, किसी के ऊपर क्या लिखा होता है, डॉट GOV लिखा होगा, किसी के ऊपर क्या लिखा होता है, अगर मैं बात करूं डॉट कॉम होगा, डॉट गो होगा, जैसे और क्या होगा, जैसे ORG लिखा होता है कईयों के ऊपर, कईयों के ऊपर .in लिखा होता है, कईयों के ऊपर .US लिखा होता है, यानी कि एंड के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो डॉट कॉम है इसका तो मतलब होता है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल मतलब क्या है कि ये कॉमर्शियल कामों के लिए जो है यूज़ की जाती है। अगर मैं इसको .gov लगाते हैं किसी वेबसाइट के बैक एंड पे, तो हम बोलेंगे कि बेसिकली वो वेबसाइट जो है गवर्नमेंट के कामों के लिए वेबसाइट बनाई गई है यूज़ करने के लिए। .org है तो उसके लिए बोलेंगे कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए ये यूज़ की गई है। जैसे .in हो गया, दैट मीन्स ये इंडिया के लिए पर्टिकुलर यूज़ किया जाएगा। .US है तो ये US की कंट्री के लिए पर्टिकुलर यूज़ किया जाएगा। जैसे मैं .pk लिखता हूँ एंड में, दैट मीन्स वो पाकिस्तान की कंट्री को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके लिए पर्टिकुलर ये यूज़ किया जाएगा। आई होप आपको एग्जांपल्स भी क्लियर होंगी और डॉट कॉम का मतलब भी पता लग गया होगा। ये है कॉमर्शियल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात कर रहा है कि एंड्रॉयड इज़ ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय। आजकल मोबाइलों के बारे में आप जानते ही हैं, नए नए मोबाइल डेली लॉन्च तो हो रहे हैं, लेकिन कई बार हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं जान पाते हैं। जैसे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी तरह से मोबाइल का भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप देख रहे होंगे किसी ने एप्पल का मोबाइल लिया है, कोई OnePlus ले रहा है, कोई MI के ले रहा है, कोई रेडमी के ले रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो ये भी हम फ़ोन लेते हैं जो रेडमी वगैरह के हैं, ये बेसिकली ज़्यादातर जो है एंड्रॉयड बेस्ड हैं। एंड्रॉयड बेस है और वही पूछ रहा है कि एंड्रॉयड डेवलप किसने किया है, तो ये गूगल ने किया है। ऑप्शन नंबर बी। बेसिकली इनिशियली एंड्रॉयड कंपनी थी एक, जिसको कि बाद में गूगल ने परचेज कर लिया था। जैसे मैं एग्जांपल इसकी एक और दूँ, जैसे व्हाट्सएप है, ये भी पहले खुद की एक कंपनी थी जिसको कि बाद में फेसबुक ने खरीद लिया था। तो इसीलिए लिखा होता है जब भी आप व्हाट्सएप खोलते हो ना, तो वो लिखा होता है कि फ्रॉम फेसबुक। वो यही रीज़न है क्योंकि फेसबुक जो है इसकी अब कंपनी बन चुकी है। जैसे अब आप एग्जांपल देख सकते हैं iOS। आपको पता ही है मैकिंटोश जो है बेसिकली एप्पल का ही प्रोडक्ट है एक। तो यहाँ पे iOS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसको कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम iOS हम लोग बोलते हैं। एंड्रॉयड तो आप देख ही रहे हैं जो बेसिकली यूज़ करते हैं। हाँ, जो बच्चे एप्पल का मोबाइल फ़ोन करते हैं, यूज़ करते हैं, वो iOS के थ्रू जो है इसको ऑपरेट करते हैं। और कुछ विंडोज़ के भी फ़ोन थे जी, आपने पहले देखा होगा कि विंडोज़ के फ़ोन आते थे क्योंकि इनको ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ पे बेस्ड था। ऐसे ही कुछ ब्लैकबेरी के भी थे। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जो एंड्रॉयड है वो किसने डेवलप किया है, तो मैं सीधा सीधा बोलूँगा कि ये गूगल ने डेवलप किया। माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली क्या करता था, विंडोज़ के ऊपर ही ज़्यादातर काम करता था। क्योंकि नोकिया जो थी ना, आप देखा होगा कि जब आप छोटे थे तो उस टाइम पे नोकिया काफ़ी चलता था, लेकिन एकदम से ही जैसे आप बड़े होते गए नोकिया एक तरह से पिट गया। एक तरह से मार्केट में सैमसंग और दूसरे मोबाइल जो आ गए थे, क्योंकि उस टाइम पे नोकिया जो है विंडोज़ फ़ोन के ऊपर ज़्यादा ऑपरेट कर रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर जो सरफेस था, इंटरफेस था, वो एंड्रॉयड दे रहा था, जो कि दूसरी कंपनी ने इसको अडोप्ट किया और ये ज़्यादा हिट रहा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि इट अलाउज ए विजिटेड वेबसाइट टू स्टोर इट्स ओन इन्फॉर्मेशन अबाउट ए यूज़र ऑन द यूज़र्स कंप्यूटर। यानी कि मान लीजिए मैं कोई यूज़र हूँ कंप्यूटर का, तो इनमें से वो क्या चीज़ है जो अलो कर रही है किसी विजिटेड वेबसाइट को। मान लीजिए मैंने कोई वेबसाइट खोली है, उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में इनमें से क्या चीज़ अलो करती है, तो वो अलो करती है जी कुकीज़। कुकीज़ बेसिकली होता क्या है, हालांकि मे भी आप लोगों ने कभी सुना होगा कैश मेमोरी कुकीज़ आपके मोबाइल यूज़ करते टाइम पे। तो मैं डिटेल में समझाना चाहूँगा कि बेसिकली ये कुछ फाइल हैं जो कैश मेमोरी में स्टोर होती हैं, लेकिन कुकीज़ आती कैसे हैं ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। मान लीजिए आपने किसी ऐप के थ्रू या ब्राउज़र के थ्रू कोई वेबसाइट ओपन की, मान लीजिए आपने गूगल ओपन किया या फिर अमेज़न ओपन किया। अमेज़न के अलावा हम कोई मान लीजिए कोई होटल बुकिंग है या फ़्लाइट बुकिंग है या और भी डिफरेंट जो है वेबसाइट जो हमने ओपन की। अब जैसे ही ओपन करेंगे तो अगर आपके सिस्टम का या मोबाइल का कुकीज़ इनेबल है, तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट हमारे कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर एक कुकी को ड्रॉप कर देगी, यानी कि एक फ़ाइल को जो है वो पर्टिकुलर सेंड कर देगी। फिर जब भी हम उस साइट के ऊपर जो जो काम हम करेंगे वो उस कुकीज़ के अंदर स्टोर होता है। मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के ऊपर हमने किसको कितने टाइम के लिए एनालाइज किया, खरीदा ना खरीदा वो बात की बात है, कितना टाइम स्पेंड किया, कोई होटल बुकिंग की, कोई अमेजन पे कोई चीज़ खरीदी, कोई ट्रेन फ्लाइट बुक कुछ भी बुक किया ना, वो सब जो है सेव हो जाता है।
और जैसे ही आप नेक्स्ट टाइम वो वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको देखा होगा कई बार ना, आपको रिकमेंडेशन भी मिलती है। मान लीजिए आपने अमेज़न पे कोई प्रोडक्ट चेक किया, मान लीजिए कोई बुक खरीदनी है, फिर आप किसी और वेबसाइट पे चले गए, लेकिन साइड में ऐड बन के भी एक रिकमेंडेशन आ जाता है। वो भी कुकीज़ का काम ही होता है कि आपने जो इन्फो असेस की थी उसको बार बार आपको दिखा रहा है, रेकमेंड कर रहा है। और यही सीन होता है कि आईडी पासवर्ड्स का भी। मान लीजिए कई बार आपने फेसबुक चलाई और फेसबुक जो आपने डायरेक्ट बंद कर दी, अब आप जब नेक्स्ट टाइम चलाते हैं ना तो ऑलरेडी आपकी आईडी लॉगिन होती है वहाँ पे। इसमें भी जो है कुकीज़ का काफ़ी ज़्यादा हाथ है। तो ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है कुकीज़। अब बात करते हैं मेलवेयर के बारे में। मेलवेयर बेसिकली, मेल जो वर्ड है हमें पता ही है कि एक तरह से ये एरर के बारे में बताता है, एक बेसिक रूट वर्ड है। मेलवेयर क्या है? कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर बनाए जाते हैं ताकि किसी का कंप्यूटर, सर्वर या फिर मोबाइल जो है डैमेज किया जा सके। जैसे कि वायरस, वॉर्म, ट्रोजन और रैंसमवेयर, ये सभी जो हैं मेलवेयर के अंदर ही आते हैं। उसके बाद एक वर्ड है एडवेयर। एडवेयर बेसिकली एक तरह का एडवर्टाइजमेंट सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि कई बार एक ऐड आती है कि इस पर क्लिक करो, ये वगैरह 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 जो भी है, आप क्लिक करते हो तो देखते हो कि एक नई पॉपअप विंडो खुल जाती है, उससे कुछ और खुल जाता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट करना और इससे रेवेन्यू जनरेट करना। कई बार तो आप क्लिक करते हैं किसी, चाहे मान लीजिए आप कोई स्टडी वेबसाइट ही खोले हुए हैं, आप क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ऐसे पेज बने होते हैं ना, 1 2 3 4 5, मान लीजिए आपने एक से दूसरे पे क्लिक किया, दूसरे पे तो क्लिक होता ही होता है, लेकिन साथ में वो एक और विंडो पॉपअप कर देता है, यानी कि नई विंडो खोल देता है। तो बेसिकली क्या है, उसको हम एडवेयर बोलेंगे, बेसिकली रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। और स्पैम तो एक जो है अनवांटेड जो है या फिर जंक मेल जो है वो सारी स्पैम में जाती हैं। अपने जीमेल के अंदर आप अगर साइड में क्लिक करके देखोगे तो वहाँ पे लिस्ट आएगी, वहाँ पे एक स्पैम वर्ड भी होगा। इनके सारे अनवांटेड जो चीज़ें हैं वो स्पैम के अंदर ही स्टोर होंगी। नेक्स्ट बात कर रहा है विच वन वर्क्स एज इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर में बेसिकली 2 तरह की डिवाइस होती हैं जी। इनपुट जिससे कि हम खुद इनपुट देते हैं यूज़र, आउटपुट जैसे कि वहाँ से कंप्यूटर में आउटपुट देते हैं। जैसे मैं बात करूँ प्लॉटर की बात करूँ या फिर प्रिंटर की बात करूँ, ये जो हमारी आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस जैसे हो गया माउस होगा, कीबोर्ड हो गया, ये बेसिकली हमारी इनपुट डिवाइस है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो कौन सी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। सबसे पहले हम बात करें स्कैनर की। हम कोई भी चीज़ के अंदर रखेंगे और इसको बटन प्रेस करेंगे स्कैन करने के लिए तो स्कैन कर देगा। बेसिकली क्या हुआ, ये एक इनपुट डिवाइस हो गई। तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। फिर बात करते हैं मॉडेम के बारे में। हालांकि मॉडेम के बारे में हमें काफ़ी कुछ जानने की ज़रूरत भी है। बेसिकली मॉडेम का मतलब क्या है कि मॉडेम की फुल फॉर्म ही होती है कि मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। यानी कि सिग्नल को मॉडेम जो है मॉड्यूलेट भी करता है, डीमॉड्यूलेट भी करता है। क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है, क्योंकि हम किसी तरह से मान लीजिए कंप्यूटर से कनेक्ट हैं, इस मॉडेम के थ्रू इंटरनेट वर्क कर रहा है, हमारा कंप्यूटर जो है ना वो डिजिटल सिग्नल को समझता है। वो सिग्नल 2 तरह के, इस तरह डिजिटल और एनालॉग। तो मॉडेम क्या है, एनालॉग और डिजिटल के बीच का जो है एक ब्रिज की तरह काम करता है। मान लीजिए एक कंप्यूटर से कोई चीज़ निकली डिजिटल की फॉर्म में, अब मॉडेम क्या करेगा, उसको आगे ट्रांसफ़र करने के लिए एनालॉग में उसको कन्वर्ट करेगा और फिर सेंड करेगा, और फिर वहाँ से नेटवर्क से वापस आएगा तो वो एनालॉग की फॉर्म में ही आएगा। अब मॉडेम से वो एनालॉग से डिजिटल में ट्रांसफ़र होगा, डिजिटल से जो हम कंप्यूटर से उसको देख पाएंगे। बेसिकली हो क्या रहा है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है मॉडेम के थ्रू। तो बेसिकली कर क्या रहा है, ये इनपुट भी दे रहा है और आउटपुट भी दे रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडेम। फिर बात करते हैं प्लॉटर की। बेसिकली ये एक तरह से प्रिंटर की तरह ही होता है, लेकिन प्लॉटर जो है काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम 3D इमेजेस भी प्रिंट कर सकते हैं प्लॉटर के थ्रू। और जॉयस्टिक तो आपको पता ही है, हम बेसिकली इसको, एक स्टिक होती है जो कि वीडियो गेम खेलने के लिए यूज़ की जाती है। हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों के घर में भी हो जहाँ जो लोग गेमिंग को पसंद करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ ए मैसेज। मान लीजिए एक मैसेज कोई ऑफिशियल या फिर कॉन्फिडेंशियल मैसेज है जो एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर गया। अब क्या ये इसके बीच में कोई छेड़छाड़ हुई है, कोई हैकर ने हैक किया है, ऐसा सब चेक करने के लिए, उसकी इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए इनमें से क्या यूज़ करते हैं। हालांकि हम डिजिटल सिग्नेचर यूज़ तो करेंगे उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए। मान लीजिए मैंने कोई पर्टिकुलर, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का या गवर्नमेंट किसी पैनल का मेंबर हूँ और मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट में भेजनी है, तो मैं अपने डिजिटल सिग्नेचर करके इसको ऑथेंटिकेट कर दूंगा कि हाँ ये मैं ही भेज रहा हूँ, और मैं इसको सेंड कर दूंगा। अब ये तो इसमें चलो मैंने इसको ऑथेंटिकेट कर दिया कि हाँ ये मैंने भेजे हुआ है। हालांकि इसमें कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई वो हम किससे पता करवाएंगे, वो हम पता कर सकते हैं मैसेज डाइजेस्ट से। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। अब हम देख लेते हैं बेसिकली ये काम क्या करता है। ये हमारी इंटीग्रिटी को और जो मैसेज भेजा है उसको, डेटा या मीडिया को जो है वो चेक करता है कि बेसिकली इसके अंदर कोई अल्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ।
और बेसिकली काम किस पे करता है, क्रिप्टोग्राफी यूटिलाइजिंग हैश वैल्यू पे काम करता है, जो कि किसी भी ओनर को या किसी एडमिन को ये बात बताने में हेल्प करता है कि जो आपका उसका कॉपीराइट है उसमें मॉडिफिकेशन जो है अप्लाई हुई हैं या नहीं हुई। इनके बेसिकली करेगा क्या, इसकी हेल्प से हम पता लग सकते हैं कि जो सेंडर ने डाटा भेजा है उसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं हुए। नेक्स्ट बात करें प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, और कुछ भी नहीं। हर एक चीज़ का प्रोटोकॉल अलग होता है। अगर हम बात करें, हम क्रिकेट गेम खेल रहे हैं तो क्रिकेट गेम के प्रोटोकॉल जो है अलग हैं, हॉकी के अलग हैं। उसी तरह से कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन है हर एक का प्रोटोकॉल अलग होता है। प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिक्रिप्शन एल्गोरिदम। डिक्रिप्शन एल्गोरिदम में हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि एक होता है इनक्रिप्शन, एक होता है डिस्क्रिप्शन। इनक्रिप्ट क्या है, मान लीजिए कोई प्लेन टेक्स्ट है, आपने एक सेंडर को जो है रिसीवर को भेजना है। अब मान लीजिए आपने वहाँ पे लिखा हेलो, तो वो एज इट इज सर्वर पे हेलो होके नहीं जाएगा कि हेलो हेलो। अगर सर्वर पे भी ऐसे ही चलता रहेगा ना, ये तो जो सर्वर पे बैठा है कोई भी इसको मैसेज को पढ़ भी सकता है इजीली। बेसिकली हो गया, उसके अंदर एक की डाली जाएगी और एक एल्गोरिदम सेट किया जाएगा और उसको क्या किया जाएगा, साइफर कर दिया जाएगा। साइफर का मतलब क्या है, आपने लिखा तो हेलो था लेकिन वो बन क्या गया, कुछ भी XYZ AB बन गया। वो क्या रहा है, वो एल्गोरिदम सेट करेगा कि वो बना क्या है बेसिकली। लेकिन अब जब मान लीजिए मैं ए हूँ और मैं बी से बात कर रहा हूँ, मैंने ए को हेलो लिख के भेजा और बी के पास जो है, बी के पास भी हेलो ही पहुंचा, लेकिन जो बीच का रास्ता है ना, उस रास्ते के अंदर ये वर्ड हेलो जो था वो हेलो नहीं था, वो कुछ इस तरह से इनक्रिप्ट हो गया था, जिसको कि बाद में जो रिसीवर है उसने डिक्रिप्ट किया। वो सेम वही साइफर D6 से टेक्स्ट जो था उसके पास पहुंचा, वही केस सेम टू सेम इसके द्वारा यूज़ की गई और वही एल्गोरिदम यूज़ किया गया और बाद में वो क्या बन गया, फिर से हेलो बन गया। बेसिकली हम कह सकते हैं इसको कि ये सेफेस्ट वे है ट्रांसमिशन का। अभी व्हाट्सएप की भी जो पॉलिसी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा कि बोल रहे थे कि प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जो था व्हाट्सएप ने जो अपने नए रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो वापस भी ले लिए थे। हालांकि आज वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको डिटेल में बताऊँ ये सब चीज़ें। नेक्स्ट बात कर रहा है हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज इन स्प्रेडशीट। इनके स्प्रेडशीट जो है मान लीजिए इस तरह की, तो उसमें डेटा कैसे बनाते हैं हम, लाइन एंड स्पेसिस में, लेयर्स एंड प्लेन्स में, रो एंड कॉलम्स में। तो विड्थ एंड में काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है ये। तो रो एंड कॉलम में बेसिकली आप जिसमें भी देख रहे होंगे ये चीज़ें जो इतनी भी हैं नीचे तक जाती रहेंगी, ये रोज़ हैं, इस तरफ अगर ऐसे जाती रहेंगी, और अगर ऐसे जाता रहे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा कॉलम बन जाएगा। तो रोज़ एंड कॉलम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करें यूपीएस के बारे में। पहली बात तो हमें यूपीएस की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप घर में पीसी यूज़ करते हैं तो आपने ये देखा भी होगा कि यूपीएस जो है बेसिकली करता क्या है, एक बैटरी बैकअप डिवाइस है। जैसे कि आजकल हम लोग वो रखते हैं ना पावर बैंक, पावर बैंक तो मोबाइल के लिए यूज़ करते हैं, उसी तरह से पीसी के लिए हम लोग जो है यूपीएस यूज़ करते हैं। यूपीएस के अंदर मान लीजिए हम काम कर रहे हैं और पावर जो है कट हो गई है। अब पावर कट से हुआ क्या, अगर यूपीएस नहीं होगा तो एकदम से लैपटॉप बंद हो जाएगा या कंप्यूटर बंद हो जाएगा। जो भी हम काम कर रहे हैं वो हो सकता है कि ये तो सेव हो जाए, और इनके सेव ना हुआ तो जैसे ही दोबारा से लाइट आएगी तो वो सिस्टम जो है मैक्सिमम चांस यही रहते हैं कि वो उड़ जाता है या डिलीट हो जाता है। अब उन्हीं सब चीज़ों को बचाने के लिए कि वो ना चीज़ ऐसा हो, तो हम यूपीएस का यूज़ करते हैं। बेसिकली करेगा क्या, ये हमें टाइम टू टाइम दे देगा कि परफॉर्म करने का, कि हम अपने सिस्टम को ऑर्डरली शट डाउन कर पाएँ या फिर बाद में जो है उसको हम दोबारा से रिवाइव कर पाएँ। इससे क्या होगा, रिड्यूस करेगा किस चीज़ को, चांसेस ऑफ लॉसिंग वाइटल डॉक्यूमेंट। मान लीजिए आप किसी एडिटिंग कर रहे हैं और वहीं से लाइट चली जाएगी, अगर यूपीएस यूज़ नहीं होगा तो सब कुछ उड़ ही जाएगा जी। यूपीएस होएगा तो हम क्या करेंगे, बेसिकली उसको सेव कर लेंगे और कंप्यूटर बंद कर सकते हैं। या फिर हम चाहें तो यूपीएस के ऊपर भी, क्योंकि हर एक की अपनी कैपेसिटी है, यूपीएस के ऊपर भी बैठकर काम कर सकते हैं। तो इस हम कह सकते हैं कि यूपीएस क्या करता है, प्रोवाइड द बैकअप पावर इन द इवेंट ऑफ ए पावर कट। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट बात कर रहा है, इफ़ यू वांट ए लोगो टू अपीयर ऑन एवरी स्लाइड इन प्रेजेंटेशन यू शुड इंक्लूड इट ऑन द। जैसे आप देख रहे हैं ना, मेरा लोगो है ये वाला, देखो बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे हैं। अगर मैं चाहूँगा कि इस लोगो को यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ। अब अगर मान लीजिए मेरी एक पावर पॉइंट के अंदर 25-30 स्लाइडें हैं, तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं पर्टिकुलर हर एक स्लाइड के ऊपर जा जाके वो लोगो लगाऊंगा? ऐसा करूँगा तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ हो जाएगा। अगर मैं इनमें से किस चीज़ की यूज़ करूँ कि मैं एक ही बार उसको यूज़ करूँ और वो हर जगह, यानी कि जितनी भी मैं स्लाइड बनाऊँ हर स्लाइड में वो मेरे को काम दे, हर स्लाइड में लोगो दिखाए, उस चीज़ के लिए हम हेल्प लेते हैं स्लाइड मास्टर की। हमें मास्टर स्लाइड की, वहाँ पे जाके हम लोग एक में सेट कर देंगे जो कि सभी के ऊपर इसको दिखाता रहेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
और जो टेम्पलेट होता है बेसिकली एक कंटेन करता है लेआउट का, जिसके अंदर डिफरेंट कलर होंगे, फ़ॉन्ट होंगे, इफेक्ट होगा, बैकग्राउंड स्टाइल होंगे और कंटेंट भी होगा। यानी कि बेसिकली मैं बात करूँ ना, हमें को ना खोखा टाइप का सिस्टम मिल जाएगा। हम चाहें उसके अंदर भरा सिस्टम मिलेगा, कुछ ब्लैंक्स मिलेंगे जिसको कि हम फिल करके उसको अपने जिस तरह की फॉर्म में चाहते हैं हम उसको बना सकते हैं। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट बात कर रहा है कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि मैं भी बोलता हूँ कि पीडीएफ में आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेंगी, तो पीडीएफ बेसिकली उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो उसकी फुल फॉर्म होती है जी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछने के चांसेस रहेंगे कि पीडीएफ या फिर कोई भी आपको एक नाम दे दिया जाएगा कि उसकी फुल फॉर्म बताइए, जैसे एसएमपीएस की फुल फॉर्म बताइए। आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अदरवाइज मैं अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। नेक्स्ट बात कर रहे हैं दिस इज नॉट ए लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की कौन सी इनमें से लैंग्वेज नहीं है। क्या वो असेंबली लैंग्वेज है, मोबाइल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है। तो बेसिकली जो लो लेवल लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज का ही पार्ट है। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है ना, वो ये नहीं है कि जैसे वो बाइनरी को समझेगा, यानी कि मशीन लैंग्वेज को समझेगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ये हम ना हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग हमने बनाई है ये। क्योंकि अगर कंप्यूटर आपको पता है 1010 के अंदर समझता है। मान लीजिए अगर मैं किसी का नाम लिखता हूँ, मान लीजिए मैं मेरा नाम लिख लेता हूँ सुनील, तो ये मेरे को दिखने में सुनील है, लेकिन कंप्यूटर ही सुनील को नहीं समझेगा। वो क्या करेगा, इसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, यानी कि वो उसको 0110 की फॉर्म में ट्रांसलेट करेगा। मान लीजिए अगर सुनील लिखने में कंप्यूटर को 10011000 ऐसा कुछ लिखने में ही रहता है। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको ये 011000 याद करना ईजी रहेगा या ये वर्ड याद करना ईजी रहेगा। तो आप ऑब्वियस ही बात है, ये वर्ड याद करना ईजी रहेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज को ईजी बनाने के लिए जो हम लोगों हैं डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज भी उसमें से एक है, लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज उसमें से एक है। लेकिन जो मोबाइल लैंग्वेज है ये कोई तरह की कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि मोबाइल के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं ऐप्स बनाने के लिए मोस्टली हम जावा ऐप यूज़ करते हैं। लेकिन मैं इसको एक मोबाइल लैंग्वेज नहीं बोलूँगा अगर मैं कंप्यूटर की टर्म्स में बात करूँ। हाँ, मोबाइल लैंग्वेज बनाने के लिए यूज़ होता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं बोलूँगा इसको। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें से कौन सा एक फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। फ़ॉन्ट बेसिकली क्या है, जैसे मान लीजिए बोल्ड लिखा हुआ है, नहीं बोल्ड तो रहने दीजिए, ऑप्शन में है। मान लीजिए मैं अपना नाम फिर से लिख लेता हूँ सुनील। बेसिकली क्या है, मैं इसको जो है इसकी फॉर्म चेंज कर सकता हूँ फ़ॉन्ट स्टाइल से। मान लीजिए अगर मैं इसको बोल्ड कर दूंगा तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को थिकनेस में दिखने लग जाएगा। इटैलिक्स करूँगा तो इसकी शेप और बदल जाएगी, रेगुलर शेप में करूँगा तो और बदल जाएगी। तो बेसिकली क्या है, ये अलग अलग तरह के जो है एक तरह से फ़ॉन्ट स्टाइल हैं। लेकिन जो सुपर स्क्रिप्ट है ना, इसमें सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर मैं किसी को ऐसे लिखता हूँ जैसे 2 की पावर 5 लिख देता हूँ, तो इस चीज़ को ना मैं सुपर स्क्रिप्ट बोलूँगा, जो कि एक फ़ॉन्ट का स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर स्क्रिप्ट। तो ये था आज का हमारा सेशन अच्छा लगा, वो काफ़ी लंबा चला गया वैसे तो, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको डीपली एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको एक तरह से ना तुक्के मरवा दूँ, फीड कर दूँ आपके दिमाग में कुछ भी और आप जाके एग्ज़ाम में कराओगे। मैं नहीं मानता कि वो करना ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि और बच्चे हमारे साथ जुड़ पाएँ। तो चलिए जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।